हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है योर एग्जाम की एक और नई वीडियो में। तो अभी न्यूज़ आ रही है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रशिया के प्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स को यूएस एयर स्पेस में उड़ने से बैन कर दिया है। वैसे तो ये बैन परमानेंट नहीं होने वाला है। अभी जो बॉर्डर इशू चल रहा है यूक्रेन और रशिया में, रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन कर दिया है, तो इसकी वजह से यूएस ने जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए हैं, तो उसमें से ये एक है जो कल अनाउंस हुआ है। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले डिटेल में। पर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो योर एग्जाम के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, योर एग्जाम इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर गिविंग मॉक टेस्ट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव जॉब्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, इन सभी तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम्स और मॉक टेस्ट जो है वो yourexam.in पर आप जाके देख सकते हो, ले सकते हो। इसके ऊपर जो प्राइस है, जो प्लान्स है हमारे, वो वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट है पूरे मार्केट में। आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हो। 999 में आप ईयरली प्लान ले सकते हो, और अगर उससे सस्ता चाहिए तो 999 में आप मंथली एक्सेस के ऊपर, यानी कि इसके अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, योर एग्जाम में आप मंथली प्लान लेके अनलिमिटेड एक्सेस के साथ यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसका फायदा उठाने के लिए आपको जस्ट विजिट करना है www.yourexam.in पर। तो सबसे पहले हम अनाउंसमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अनाउंसमेंट क्या है हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अनाउंसमेंट के बिना अगर हम सब कुछ एनालाइज करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अनाउंसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एग्जैक्टली जो अनाउंसमेंट है वो कल की रात यानी कि ट्यूसडे नाइट को हुई थी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने की। उस दौरान उन्होंने कहा क्लियरली कि यूएस इज बैनिंग रशियन एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयर स्पेस इन रिटेलिएशन ऑफ द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यानी कि रशियन एयरक्राफ्ट और प्लेन्स जो होंगे उनके, वो यूएस में अब से लैंड नहीं करेंगे। और ये इस वजह से लगाया जा रहा है सैक्शन, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन में जो इन्वेजन किया है उसकी वजह से रशिया पर यह सैंक्शन लगाया जा रहा है। अभी ये जो अनाउंसमेंट है वो यूनियन स्पीच के दौरान हुई है। वैसे तो उस स्पीच में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जो बाइडेन ने करी है, प्रेसिडेंट ने, तो उनके बारे में भी हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आपको अगर एयर स्पेस के बारे में कोई भी डाउट है कि एग्जैक्टली एयर स्पेस क्या होता है, किसे कहते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं। ये जैसे कि यूएस का मैप है, ये जो टेरिटोरियल एरिया है यूएस का, इसके ऊपर जो भी एरिया होगा, उनका फ्लाइंग एयरलाइंस होंगी, जो भी प्लेन्स वहाँ पर लैंड करते होंगे, जो भी ट्रैवलिंग रूट्स होंगे, वो सभी यूएस के एयर स्पेस के अराउंड इन्वॉल्व कर दे। यानी कि जितनी भी यूएस की ये जो टेरिटोरियल एरिया है, इतना जो बॉर्डर्स है, इसके अंदर जितने भी प्लेन्स आएंगे, इसके अंदर जो भी एरिया कवर होता है वो सब कुछ यूएस एयर स्पेस होगा। अगर इसकी जगह हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के अंदर जो भी एयर स्पेस आता होगा वो इंडिया अलाउड करेगा, तो तभी प्लेन वहाँ पर आएंगे। अगर इंडिया अलाउड नहीं करता है तो वो प्लेन्स इंडिया के अंदर नहीं आ सकते। तो वैसे ही यूएस ने अपने एयर स्पेस में, यानी कि सिर्फ अपने टेरिटोरियल एरिया के एयर स्पेस में, उन्होंने रशियन प्लेन्स को और एयरक्राफ्ट्स को बैन कर दिया है। टेम्पररी बैन होगा, परमानेंट नहीं है। तो ये जो मूव है ये सिर्फ अमेरिका ने नहीं लिया, यहाँ पर कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने भी इसी हफ्ते सिमिलर एक्शंस कुछ दिखाई दी है। एक और स्टेटमेंट दिया जो बाइडेन ने कि थ्रू आउट आवर हिस्ट्री वी लर्न दिस लेसन, व्हेन डिक्टेटर्स डू नॉट पे अ प्राइस फॉर देयर एग्रेशन दे कॉज मोर चायोस। बाइडेन सेड दे कीप मूविंग एंड कॉस्ट एंड थ्रेट्स टू अमेरिका एंड वर्ल्ड कीप राइजिंग। उनका एग्जैक्टली कहना यह है कि जो भी डिक्टेटर्स है, जो अग्रेशन दिखाते हैं, अपनी अग्रेशन के तौर पर वॉर वगैरह करते हैं, तो उनके अग्रेशन की उन्हें प्राइस ज़रूर पे करनी पड़ती है। जब वो पे नहीं करते तो उनकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो वो लोग अग्रेशन दिखाते हैं, वॉर करते हैं और वॉर करके आगे बढ़ जाते हैं, तो इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है और जो थ्रेट्स होंगे वो अमेरिका और बाकी वर्ल्ड को चुकानी पड़ती है, उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता रहता है। तो बाइडेन ने बेसिकली ये कुछ वार्निंग के तौर पर कहा है व्लादिमीर पुतिन से कि भैया हम, अगर आप ये एग्रेशन अगर बंद नहीं करेंगे ना, तो ऐसे ही सैक्शन और लगते जाएंगे आपके ऊपर। यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने भी अनाउंस किया है संडे के दिन कि उनके जब भी रशियन के एयरलाइंस एंड प्राइवेट प्लेन जो ओन्ड है वेल्दी रशियंस ने, जो कि प्राइवेट प्लेन्स और जो भी प्राइवेट जेट्स वगैरह होंगे, उन सबको फ्लाई करने से यूरोपियन यूनियन और कनाडा के अंदर बैन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनेडियन बैंड द रशियन लार्जेस्ट एयरप्लेन एरोलिफ्ट ऑन द मंडे टू से दैट इट हैड सस्पेंडेड फ्लाइट टू न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, मैमी एंड लॉस एंजल्स ऑन थ्रू वेडनेसडे पोस्ट। यानी कि यहाँ पर एग्जैक्टली कनाडा ने क्या किया है कि रशिया की जो लार्जेस्ट एयरलाइन है एरोफ्लॉट, उनकी सभी फ्लाइट्स को कनाडा में बैन कर दिया है। वो जो फ्लाइट्स है कनाडा से न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, मैमी या फिर लॉस एंजल्स में जाने वाली थी वेडनेसडे तक, वो सभी को बैन कर दिया गया है। और यहाँ पर आप
मैप में देख सकते हो ठीक से कि कौन कौन सी कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है। यहाँ पर कनाडा है, इसमें यूनाइटेड स्टेट तो है ही, इसके ऊपर तो सभी खबरें चल रही है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन भी है, ये यूके है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ साथ में यहाँ पर जापान भी इसमें इंक्लूडेड है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर जैनेट येलेन ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड एक्शन वी आर टेकिंग टुडे विल सिग्निफिकेंटली लिमिट रशियाज एबिलिटी टू यूज द एसेट एंड फाइनेंशियल डिस्टेबिलिजेशन अगेंस्ट एक्टिविटीज एंड टारगेट द फंड्स पुतिन हिज इनर सर्कल डिपेंडेंट ऑन टू द अनेबल हिज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। उन्होंने कहा है कि रशिया के ऊपर हम ऐसे सैंक्शंस लगा रहे हैं, वैसे तो ये डिरिस्पेक्टफुल एक एक्शन है हमारी तरफ से, ये एक्शन हमें नहीं करनी थी, पर फिर भी जो पुतिन ने जो एक्शन करी है यूक्रेन के खिलाफ, उसके रोकने के लिए, उसके ऊपर लिमिट्स लगाने के लिए, उनकी पावर को, उनके जो असेट्स है वो जो उनके आर्मी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो पुतिन पैसा अपनी आर्मी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रोकने के लिए ये सैंक्शंस हम लगा रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स एंड अलाइज हैव इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन रशियन सेंट्रल बैंक एंड सोवरेन वेल्थ फंड्स। यूनाइटेड स्टेट्स और जो उनके अलाइज है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन वगैरह हो गए या फिर अलग अलग कंट्रीज है यहाँ पर इंक्लूडेड है, ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो उन सभी ने रशिया की जो सेंट्रल बैंक है उसके ऊपर और जो सोवियत वेल्थ फंड्स है उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, ताकि पुतिन के पास फंड्स कम ही जाए और उनके अंदर आर्मी को जो फंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं रशियन आर्मी को, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। पर हमें यहाँ पर सिर्फ एक साइड नहीं देखनी चाहिए, हमें ये भी समझना होगा कि एग्जैक्टली ये जो सैंक्शन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ये रशिया के ऊपर लगाए क्यों जा रहे हैं, रशिया ने ऐसा किया क्या है और रशिया का कसूर क्या है कि इसके ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। एक्चुअल में आपने न्यूज़ के अंदर तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा इसके ऊपर होती जा रही है। रशिया ने एक मिलिट्री इन्वेजन लॉन्च कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ, लास्ट आफ्टर मंथ से ये शुरू हो गया था। अभी इसके दौरान जो मॉस्को से लगभग 2 लाख ट्रूप्स जो है अराउंड वो यूक्रेनियन बॉर्डर्स के ऊपर तैनात है। अगर आपको एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो सिटी वाइज, तो रशिया ने वैसे तो स्टार्टिंग में इनिशियली ये डिनाइड कर दिया कि भाई हम तो हमला नहीं करने वाले, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम सिर्फ हमारे बॉर्डर को डिफेंड कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारी इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए हमने बॉर्डर के ऊपर अपने ट्रूप्स लगाए हुए। पर उसके कुछ दिनों बाद ही रशिया ने ऑफिशियली अपना जो आर्मी बेस्ड जो कैंपेन है वो अनाउंस कर दिया और रशिया में इन्वेड कर दिया। इसके बाद उनकी जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है खार्किव, इसके ऊपर भी उन्होंने इन्वेजन किया। आप इस मैप के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि एग्जैक्टली कहाँ पर रशियन जो आर्मी है उन्होंने इन्वेड किया है यूक्रेन में। यहाँ पर कीव में, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, वहाँ पर इन्वेड हुआ है। यहाँ पर आप रेड बॉर्डर देख सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद खार्किव में, जो कि यूक्रेन की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, वहाँ पर। और ये जो एरिया था ना लुहांस्क और डोनेट्स्क का, ये ऑलरेडी रशिया ने कैप्चर कर लिया था, इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। फिर इसके बाद इस एरिया में यहाँ पर एक इन्वेजन हुआ है, फिर यहाँ से उड़ीसा में इन्वेजन हुआ है। तो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें कि रशिया यूक्रेन के वॉर में अभी क्या हो रहा है, क्या दोनों कंट्रीज युद्ध रोकना चाहती है या फिर आगे और कुछ होने वाला है, तो अगर हम बात करें, अभी रिपोर्ट हमें कहती है कि अभी तक रशिया और यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन के ऑफिशियल्स के बीच कई सारे न्यूमरल मीटिंग्स और टॉक्स वगैरह हो चुके हैं, पर अभी तक कोई एंड रिजल्ट इनमें नहीं निकला हुआ है। इनके अंदर अभी भी वाद विवाद चल रहा है, बातें चल रही है, पर कोई फाइनल डिसीजन अभी तक तो नहीं आया है और ना ही हम तक किसी कोई रिपोर्ट पहुंची है। और रिपोर्ट ऐसा हमें कहती है कि फाइटिंग बीन इंटेंसिफाइंग अक्रॉस द यूक्रेन ड्यूरिंग पास्ट डेज विद रशियन ट्रूप क्लोजिंग इन मेजर सिटीज इंक्लूडिंग द कैपिटल कीव एंड खार्किव। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी मैप के अंदर दिखा दिया था कि कीव के अंदर और खार्किव के अंदर जो रशियन ट्रूप्स है उन्होंने इन्वेड कर दिया है और पूरी सिटी को अप्रोक्सीमेटली पूरा तरीके से ब्लॉक कर दिया है। वहां से ना ही सिविलियंस को जाने दिया जा रहा है और ना ही किसी को अंदर आने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से उन सिटीज को कवर कर रखा है। और लगभग यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ऐसा कहती है कि मोर देन 5 लाख पीपल हैव ऑलरेडी फ्लेड यूक्रेन सिंस रशिया लॉन्च्ड इट ऑफेंसिव। यानी कि रशिया ने जब से इन्वेड किया है यूक्रेन में, तब से 5 लाख लोग अराउंड पोलैंड और जो भी नेबरिंग यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है वहां पर जाके रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। अपने ही देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर उन्हें रहना पड़ रहा है, सिर्फ रशिया के इन्वेजन की वजह से। इस वाले मैप में शायद आपको और ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा, वैसे तो उस मैप में ज़्यादा क्लियरली दिख ही रहा था, पर फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा मैप इंक्लूड किया है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि कहाँ पर एग्जैक्टली रशियन आर्मी ने इन्वेड किया है यूक्रेन में। आप ज़्यादातर देख सकते हो कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर ये वाली बॉर्डर, तो यहाँ पर ही हमला हुआ है, क्योंकि इस अपनी वेस्टर्न साइड में तो यूरोपियन यूनियन है, तो यहाँ पर कोई खतरे का बात नहीं है। तो मेजॉरिटी जो हमला हो रहा है ना, वो ईस्टर्न साइड में हो रहा है रशिया से। एंड यूक्रेन हेल्थ मिनिस्ट्री सेड ऑन संडे दैट 352 सिविलियन इंक्लूडिंग 14 चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड सिंस स्टार्ट ऑफ द वॉर। यानी कि जब से यह वॉर स्टार्ट हुई है तब तक जो यूक्रेन के सिविलियन थे 392 उन लोगों की डेथ हो चुकी है और लगभग इसमें 14 चिल्ड्रन थे।
यानी कि इसके दौरान अब बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये सिविलियन थे, क्योंकि कई सारे आपको कल ही न्यूज़ देखने को मिली है, क्योंकि एक इंडियन स्टूडेंट की भी कल डेथ हो चुकी है मिसाइल में, या फिर के जो भी इशू हुआ होगा उसके दौरान उसकी डेथ हो गई है। बहुत ही दुखद एक खबर थी हमारे लिए। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे भी लोग थे जो स्टूडेंट्स थे, जो लोग पढ़ाई करने आए थे, वहाँ पर भी कई सारे लोगों की डेथ हुए जा रही है इस वॉर के अंदर। पर यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यूएस ने अगर रशियन फ्लाइट्स को अपने एयर स्पेस में उड़ने से मना कर दिया है, बैन कर दिया है, फ्लाई करने से बैन कर दिया है, तो क्या रशिया इसके रिस्पॉन्ड में वेस्टर्न कंट्रीज को कोई जवाब नहीं देगा? क्या रशिया चुप रहेगा? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा हो सकता है, रिपोर्ट भी ऐसा कहती है कि यूएस की प्लेन्स को भी शायद रशिया अपने एयर स्पेस में फ्लाई करने से बैन कर दे, उनके एयर रूट्स को पूरी तरीके से बैन कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि बैन ना करे, पर उनकी जो टैक्स है उसे अगर वो बढ़ा सकता है। और यूरोपियन यूनियन की तो हालत और भी ज़्यादा बेकार हो सकती है, क्योंकि यूएस के मुकाबले यूरोपियन एयरलाइंस की जो फ्लाइंग प्लेन्स होती है, मोर देन 60 फ्लाइट्स रशिया में फ्लाई करती है। आप सोच सकते हो, मोर देन 600। अगर रशिया इनके ऊपर सैंक्शन लगा देता है तो यूरोपियन यूनियन को ज़्यादा नुकसान हो सकता है रशिया के मुकाबले, अगर वो लोग सैंक्शन लगाए। तो करंटली ऐसा हो रहा है कि जितना ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री जो है वो रशिया के साथ दूर होती जा रही है, उतना ज़्यादा चाइना जो है वो रशिया के और ज़्यादा पास आता जा रहा है। आप देख सकते हो कि चाइना एंड रशिया वाइडली अज्यूम टू बी टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, यानी कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर चाइना और रशिया बहुत ही जल्दी मीटिंग करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और इसके दौरान भारत को भी इसके दौरान बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो सकता है, क्योंकि चाइना और ज़्यादा पास जाता जा रहा है रशिया के साथ। क्योंकि जितना ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ रशिया का कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वैसे ही चाइना जो है वो रशिया के साथ और ज़्यादा पास आता जाएगा। आखिर में अगर अब इंडिया का स्टैंड देखें कि रशिया यूक्रेन के वॉर में इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का क्या रोल है, और इस वॉर का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वैसे तो दिल्ली ने, यानी कि भारत ने ऑलरेडी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी कि यूएनएससी में ऑलरेडी ये कह दिया था कि उन्होंने वो किसी के भी खिलाफ नहीं है या फिर किसी के साथ नहीं है, उन्होंने किसी के लिए भी वोट नहीं किया है और डायरेक्टली किसी भी कंट्री का सपोर्ट भी नहीं किया है। पर अभी तक यूक्रेन और रशिया इवन इश्यूड द पब्लिक अपील फॉर दिल्ली टू टेक अ क्लियर स्टैंड, यानी कि उन्होंने कहा है, यूक्रेन ने भी और रशिया ने भी, कि भाई इंडिया तुम एक की तो साइड लो, रशिया के खिलाफ तो खड़े रहो, रशिया के साथ तो खड़े रहो, या फिर यूक्रेन के साथ खड़े रहो, एक का साथ तुम्हें देना पड़ेगा। और ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया नहीं कह रहे, ये यूएस कह रहा है, यूके कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, और जितने भी कंट्रीज आज वॉर में इन्वॉल्व है वो सभी लोग इंडिया से कह रहे हैं कि एक स्टैंड इंडिया को लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया कोई मामूली कंट्री नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है, और इंडिया का सपोर्ट एक कंट्री को वॉर जिता सकता है। यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि वॉर जिता सकता है, पर ये जरूर कह सकते हैं कि उसका पगड़ा वॉर में जरूर भारी हो सकता है अगर इंडिया उसके सपोर्ट में खड़ा रहता है। पर अभी करंटली रिपोर्ट्स ऐसा नहीं बता रही है कि इंडिया किसी भी कंट्री के फेवर में जाने के फेवर में है। इंडिया का अभी इनिशियली रोल यही है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो रेफ्यूजीज है, उन्हें इंडिया में स्थान दे, या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे यूक्रेन में उनको वापस इंडिया में लाए। तो करंटली यही इंडिया का जो रोल है वो अदा होने वाला है आगे के दिनों में। इन फ्यूचर देखते हैं कि आगे में क्या होगा, और इंडिया के लिए रशिया और यूक्रेन में से किसी एक का स्टैंड लेना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन दोनों भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रशिया की बात करें तो रशिया हमारा एक डिफेंस पार्टनर है, बहुत ही मेजर डिफेंस पार्टनर है। जहाँ तक कि हम बात करें, रिपोर्ट कहती है 70% टू 77% जो हमारा वेपन्स आता है, डिफेंस वेपन्स है, वो रशियन ओरिजिन के। और यूक्रेन के साथ भी हमारा जो कल्चरल है, हमारे स्टूडेंट जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की, उनके साथ भी हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी वार्म रहे। और ये अब से नहीं है, जब से सोवियत यूनियन से यूक्रेन अलग हुआ है तब से इंडिया ने हमेशा यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ही बिहेव करवाया है, हमेशा यूक्रेन को एक मेजर कंट्री की तरह उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है इंडिया ने। तो ये एक चॉइस करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है इंडिया के लिए कि रशिया की तरफ जाए या फिर यूक्रेन की तरफ जाए। किसी एक को पॉसिबल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सपोर्ट इंडिया नहीं कर सकता। तो देखते हैं जियोपॉलिटिकल में आगे फ्यूचर में क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वॉर शायद बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए, हम तो उम्मीद कर सकते हैं, पर देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। और अभी तक यार लास्ट में भी yourexam.in को आपने विजिट नहीं किया है तो विजिट कर लीजिए। मॉक टेस्ट देने के लिए योर एग्जाम से ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म आपको कभी भी मिल ही नहीं सकता। आपकी मर्जी आगे। जय हिंद एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।